नमस्कार प्रशिक्षु। आज आपका बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो बेरोजगारी से संबंधित है, अनएम्प्लॉयमेंट। जैसा कि कहा जाता है कि कोई भी देश, राष्ट्र जहाँ जितना अधिक युवा जनसंख्या होती है वो उतना ही कह सकते हैं कि विकास की ओर तेज़ी से दौड़ता है। और जब जनसंख्या को देखा जाए कार्य करने के लिए अवसर नहीं मिलते हैं तो अधिक से अधिक जनसंख्या उस देश के लिए कह सकते हैं एक तरीके से बेहद नुकसान का कारण हो सकता है, या कह सकते हैं एक भार का, एक अनावश्यक भार हो सकता है। जैसा कि हम देखते हैं कि चाइना में या चीन में जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा, तकनीकी शिक्षा को प्रेरित या कह सकते हैं अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया जिस तरीके से, और लोगों को प्रेरित किया कि आप जो है तकनीकी शिक्षा ग्रहण करें। और वैसे ही देखा जाए कि आज के इस औद्योगिक और तकनीकी के दौर में तकनीकी शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। कोई भी स्किलफुल व्यक्ति जिसको किसी क्षेत्र विशेष का अच्छी जानकारी है, पकड़ है, तो वो कोई भी कार्य कर सकता है अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पे, और अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है। जैसा कि वर्तमान सरकार में इस कोरोना के दौर में या जिस तरह संक्रमण हो रहा है, सरकार का भी ये कहना है सभी लोग आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग्यता होती है कि कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर कह सकते हैं तकनीकी योग्यता नहीं है तो उसको कार्य करने में या कार्य की तलाश करने में बेहद दिक्कत या कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जनसंख्या का जो भार है या आधिक्य है वो उसको हम कह सकते हैं कि देश हित में उपयोग में नहीं ला पाते हैं। अगर चाइना के तुलनात्मक रूप से वो भारत में देखा जाए, भारत में चाइना से अधिक युवा कह सकते हैं युवा हैं, और उन मानव संसाधन का इस्तेमाल हम देश के विकास में हम इनका कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा दिखाई पड़ता है कि मानव एक समूह तो है, लोगों की अच्छी संख्या तो है, आबादी है, लेकिन जब उनके कोई कार्य या रोजगार के अवसर नहीं होते या कह सकते हैं सीमित अवसर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कह सकते हैं अपना जीविका अर्जन करने में भी उन्हें समस्याएं आती है। तो मैं इस संबंध में थोड़ा विस्तार से आपको बताऊंगा कि बेरोजगारी क्या होती है और किस प्रकार की होती है, और इसके अंतर्गत सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं बेरोजगारी उन्मूलन के संबंध में उनके बारे में बताऊंगा। इस तरीके से जैसा कि किसी देश में कार्य कर सकने की क्षमता 15 से 65 वर्ष वाले सभी व्यक्तियों को संयुक्त रूप से उस देश के श्रम शक्ति लेबर फोर्स कहा जाता है। इसमें रोजगार प्राप्त व्यक्ति या बेरोजगार व्यक्ति दोनों आते हैं। रोजगार के संदर्भ में 273 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे के कार्य को मानव वर्ष कहा जाता है। जो व्यक्ति इतने दिनों तक रोजगार में है उसे पूर्ण रोजगार माना जाता है। और इसके अलावा हम ये चीज़ देखते हैं कि किस तरीके से जो है बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, तो उस संदर्भ में देखा जाता है कि उन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जाता है जो कार्य करने की क्षमता तथा इच्छा रखते हैं एवं प्रचलित मय दूरी पर कार्य हेतु प्रस्तुत होते हैं, परंतु उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। विकसित तथा विकासशील अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी के अलग अलग कारणों से अलग अलग स्वरूप में पाई जाती है। तो इस तरीके से हम बेरोजगारी के जो प्रमुख स्वरूप हैं या प्रकार है उस पर हम प्रकाश डालेंगे। उसमें एक बेरोजगारी का प्रकार है नंबर 1 चक्रीय बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी जो बाजार उच्चावचनों के कारण मांग में कमी से उत्पन्न होती है तथा मांग वृद्धि होने से पुनः समाप्त हो जाती है, चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। यह विकसित देशों में सामान्यतः देखी जाती है। नंबर 2 घर्षण जनित बेरोजगारी। घर्षण जनित बेरोजगारी वास्तव में एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की प्राप्ति के मध्य की अवधि को बेरोजगारी है।
तकनीकी आदि में परिवर्तन के कारण नौकरियों में छंटनी इस बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। यह भी विकसित देशों की सामान्य विशेषता है। नंबर 3, संरचनात्मक बेरोजगारी। इस तरह की बेरोजगारी लोगों में कौशल के अभाव की स्थिति में उत्पन्न होती है, अर्थात जब लोग बेरोजगार के अनुरूप योग्यता न धारित कर पाने के कारण बेरोजगार बने रहते हैं, तो इस बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। यह विकासशील एवं अल्पविकसित देशों की सामान्य विशेषता है। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी का स्तर उच्च है। नंबर 4, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। किसी क्षेत्र में कह सकते हैं वर्ष के कुछ महीनों में काम बढ़ जाता है, जिसमें रोजगार की संख्या बढ़ जाती है, परंतु शेष महीनों में बेरोजगारी बनी रहती है। मौसमी बेरोजगारी की विकासशील एवं अल्प विकसित देशों की सामान्य विशेषता है। नंबर 5, प्रच्छन्न बेरोजगारी। किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए लोगों को तकनीकी रूप से बेरोजगार माना जाता है, अर्थात यदि किसी रोजगार में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हों तो उस रोजगार से अतिरिक्त लोगों को निकाल देने पर उत्पादन का स्तर वही बना रहता है, तो निकाले गए अतिरिक्त लोगों को प्रच्छन्न बेरोजगार माना जाता है। तकनीकी शब्दों में जिस व्यक्ति की सीमांत उपयोगिता शून्य हो तो कह सकते हैं उसे प्रच्छन्न बेरोजगार माना जाएगा। तो अब इस तरह से देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से बहुत बड़े स्तर पे भारत में जो बेरोजगारी पाई जाती है, तो उस संबंध में उसके उन्मूलन के लिए या उसको कम करने के लिए किस तरीके से सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई हैं, तो इन योजनाओं को किस तरीके से ज़मीनी स्तर पे कह सकते हैं लागू किया जाए या उनके माध्यम से समान रूप से सभी लोगों को, आम आदमी को उसका लाभ दिया जाए, तो कैसे संभव है। तो कुछ केंद्र सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, कुछ राज्य सरकारों ने योजना चलाई हैं, तो इन योजनाओं को अधिक से अधिक किस तरीके से आम आदमी के ज़रूरत के अनुसार उसको बदला जाए या कह सकते हैं किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए, तो ये कह सकते हैं ये रोजगारी है। सरकार ने कई अभी कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसा कि स्किलफुल या श्रमिकों को कुशलता प्रदान करने के लिए कई स्किल संबंधी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और इसमें मेड इन इंडिया कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर इस समय चल रहा है, जिसका कह सकते हैं कि तकनीकी रूप से बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं योगदान हो सकता है भविष्य में। और ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से बेरोजगारी जो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, तो शेष समय में उन व्यक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए हम मनरेगा का इस्तेमाल करते हैं। मनरेगा के तहत महात्मा गांधी जो रोजगार योजना है उसके अंतर्गत जो है अकुशल श्रमिकों को कार्य दिया जाता है और उसका लाभ बड़े स्तर पर भारत में खासकर उन अभावग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को मिला है। इसके अलावा तमाम कह सकते हैं सरकार के माध्यम से जो स्वावलंबन या कह सकते हैं अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, तो उन कार्यक्रम को बहुत बड़े स्तर पे सरकार ने उनको जो है कह सकते हैं कि मजबूत बनाने के लिए भरसक प्रयास किए गए हैं। तो उसमें राष्ट्रीय महिला कोष कह सकते हैं बनाया गया है महिलाओं के लिए, महिला समृद्धि योजना बनाई गई है, इंदिरा महिला योजना कार्यक्रम बनाया गया है, महिला सामाख्या योजना बनाया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भी काफ़ी लोगों को रोज़गार दिया गया है डिजिटल इंडिया के माध्यम से, और कह सकते हैं इसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना का भी लोगों को कह सकते हैं काफ़ी लाभ मिला है। अंत्योदय कार्यक्रम का भी लाभ मिला है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार दिए गए हैं और 15 सूत्री कार्यक्रम और इसके अलावा 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। तो जैसा कि अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम हैं, तो वो उनके माध्यम से उनका जो सामाजिक स्तर है उसमें उसको कह सकते हैं कि उच्च स्तर पर थोड़ा सा वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम देखते हैं बेसिक स्कूलों में मध्याह्न योजना शुरू की गई है 1995 में, और कह सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजीव आवास योजना, और इसके बाद में जिस तरीके तमाम योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे 10 लाख मकानों का निर्माण किया गया है, बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के संबंध में
या अनुसूचित जाति के सदस्य को सस्ते में आवास उपलब्ध कराना है। तो इस तरीके से एक तमाम योजनाएं जिस तरह शुरू की गई हैं, जिस तरह और समर्पित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जो 1980 में शुरू किया गया था। और इसके अलावा तमाम अन्य योजनाएं देखते हैं, जिस तरीके से बालिका शिशु के लिए योजना जारी की गई है, जिसे धनलक्ष्मी योजना कहते हैं। और खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे हैं जिनमें अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे हैं, मेला ढोने वाले परिवारों की बालिकाओं के बच्चे हैं, जिनको 1 अप्रैल 2007 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की विलय सर्व शिक्षा अभियान में किया गया और 2004 में इन योजनाओं की शुरुआत की गई। तो शिक्षा से जुड़े सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान जिस तरह शुरू किया गया था। इसके अलावा अब देखते हैं कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो जिस तरीके से महिलाओं में मृत्यु दर जिस तरीके से बढ़ी है, या कह सकते हैं प्रसव के दौरान मृत्यु अधिक होती है, तो वहाँ जननी सुरक्षा योजना भी शुरू की गई है। तो इस एक के बाद एक तमाम योजनाएं आज वर्तमान में चल रही हैं, जिसमें देखा जाए कि भविष्य में उनका जो जीवन स्तर हो, जैसे आम आदमी ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहता है उनके सुधार के लिए ट्राइसेम शुरू की गई थी। इसके अलावा NREP शुरू की गई थी, जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई थी। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिस तरह शुरू हो रहा है, या आम आदमी बीमा योजना कह सकते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कहा जा सकता है, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष कहा जा सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो नेहरू रोजगार योजना है, जवाहर रोजगार योजना है। तो एक के बाद ये तमाम ये योजना शुरू हुई थी। तो इन योजनाओं के माध्यम से लोगों को काफ़ी लाभ मिला और अभी वर्तमान में भी तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन और अधिनियम 2013 बनाया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरह से देखा जाए उनको खाद्यान्न सुरक्षा उनकी मजबूत की जा सके। और कई क्षेत्रों में सुनने में आता है कि खाद्यान्न की कमी से लोग मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने पाए। तो और इसके अलावा जो चाहे वो सिंचाई क्षेत्र हो, जल आपूर्ति क्षेत्र हो, सफाई प्रबंधन हो, निवास हो, ग्रामीण सड़कें हो, ग्रामीण सफाई हो, पीने का पानी हो, तो इन सब की भी सरकार के द्वारा समय समय पर तमाम योजना शुरू की गई हैं। और भारत निर्माण योजना जो शुरू की थी, जो 8 महत्वपूर्ण कार्य उसमें शामिल किए गए थे। तो इन सब चीज़ों का अटल पेंशन योजना है, जिस तरीके स्वावलंबन योजना है, तो ये योजनाएं जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण रहीं, कारगर रहीं। और इसके साथ विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी। तो इन पंचवर्षीय योजनाओं का लाभ बहुत बड़े स्तर पर जो है आम आदमी को दिया गया। और लाभ मुझे लगता है कि जब तक आम आदमी को हम रोज़गार देने के साथ साथ उसको कुशलता या कि तकनीकी रूप से जानकार बनाएंगे, या कह सकते हैं कि तकनीकी जानकारी उसको रहेगी, तो विभिन्न प्रौद्योगिकी संस्थान हैं, जिला स्तर पर ITI होती है, जहाँ तमाम डिप्लोमा तकनीकी शिक्षा दी जाती है। तो उस तरह की शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। और इन सब चीज़ों के, इन सब योजनाओं के माध्यम से आम आदमी को, श्रमिकों को काफ़ी हद तक कह सकते हैं बेरोजगारी उनकी दूर करने में काफ़ी मदद मिलती है। और आज ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।